हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभ लक्ष्य। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के साइट और एविडेंस को देखेंगे ट्रिक के साथ। ट्रिक से हम पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं और हमें इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इसे हम ट्रिक से याद करना आसान बनाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, जिसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर है। अब इसमें क्या क्या हमें एविडेंस मिले हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें हमें सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, सबसे बड़ी ईंट मिली है, सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है, नर्तकी की मूर्ति मिली है कांस्य की, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य मिला है, दाढ़ी वाला पुजारी मिला है और शव जलाने के साक्ष्य मिले हैं। अब हम इसे कैसे याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। तो जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य मिले हैं इसे याद रखना बहुत ही आसान है। तो मोहनजोदड़ो में जो नाम है मोहन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा हमें इन्हें याद करने में। कैसे, तो चलिए बात करते हैं इसकी। तो मोहनजोदड़ो में जो मोहन है वो अलग किस्म का इंसान है, बहुत अमीर है। अब बहुत अमीर है तो क्या किया, उसको कोई भी चीज़ छोटा पसंद ही नहीं आता है। अब अमीर है तो उसको छोटा चीज़ थोड़ी पसंद आएगा, वो तो हर चीज़ बड़ा ही चाहेगा, सब चीज़ बड़ा बड़ा। तो उसने सबसे बड़ा अन्नागार बनाया। क्या किया, सबसे बड़ा अन्नागार बनाया। किसने, मोहन ने। मोहन अमीर आदमी है तो सबसे बड़ा अन्नागार बना दिया मोहन। बोला हमको छोटा बड़ा चीज़ नहीं चाहिए भाई, बड़ा बड़ा बना, बड़ा बड़ा, छोटा से नहीं कर चलेगा मेरा काम, छोटा से काम नहीं चलेगा। तो बड़ा अन्नागार बना दिया। अब अन्नागार से हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो ये सबसे बड़ा अन्नागार है ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार है और सबसे बड़ा इमारत भी है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत भी है। अब आगे बात करते हैं स्नानागार की। तो अब अन्नागार बड़ा बनाया ही तो स्नानागार छोटा थोड़ी बनाएगा, ये तो अमीर आदमी है, पैसा कमी है ना इसके पास, बना दिया इसको भी बड़ा। नहीं छोटा मोटा नहीं चलेगा, बड़ा बना, बड़ा बड़ा बनाओ, बड़ा बना दिया। तो सबसे बड़ा स्नानागार, ग्रेट बात, मोहनजोदड़ो। मोहन अमीर आदमी, बड़ा स्नानागार। अब आगे बात करते हैं सबसे बड़ी ईंट। अब बड़ा अन्नागार बना रहा है, बड़ा स्नानागार बना रहा है, तो छोटा छोटा ईंट से बनेगा, उसके लिए बड़ा बड़ा ईंट चाहिए। बड़ा चीज़ बना रहा है तो बड़ा ईंट चाहिए। तो सबसे बड़ी ईंट की साइज कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। मोहन बड़ा स्नानागार बनाया, बड़ा अन्नागार बनाया, तो मोहन को चाहिए छोटा ईंट थोड़ी, बड़ा ईंट चाहिए। तो बड़ा ईंट कहाँ से मिल गया, मोहनजोदड़ो से। मोहन को बड़ा ईंट चाहिए, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी ईंट। अब आगे बात करते हैं सूती कपड़ों के साक्ष्य। अब मोहन एक इंसान है, ऐसे थोड़ी घूमेगा, क्या करेगा, वो कपड़ा पहनेगा, तो उसको सूती के कपड़े पसंद है। मोहन को कैसे कपड़े पसंद है, सूती के, एकदम प्योर सूती के कपड़े पसंद है। अमीर आदमी कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको पसंद आता है सूती के कपड़े। तो हमें सूती कपड़ों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिल गए। आगे बात करते हैं नर्तकी की मूर्ति कांस्य। अब जो मोहन है बहुत अमीर आदमी है, तो अमीर आदमी को आप लोग जानते ही हैं कि ये घर को डिजाइन करने के लिए, घर को सजाने के लिए तरह तरह की चीज़ें लाता है। कोई सीन का तस्वीर बड़ा सा बना देगा, तो कोई मूर्ति ले आएगा, कोई कुछ अलग कहीं का सीन का मूर्ति ले आएगा, या फिर कुछ हर तरह के, मतलब जितने भी तरह के घर को डिजाइन करने के तरीके होते हैं हर तरह का आजमाएगा, अपने घर को सुंदर बनाने का प्रयास करेगा। तो मोहन भी अमीर है, खूब अमीर है, पैसा की दिक्कत है नहीं, तो भी घर को सजाने के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें रखता है। तो क्या इसमें क्या रखा, नर्तकी की मूर्ति, एक डांसिंग, एकदम डांसिंग गर्ल की मूर्ति ऐसे करके उसको रख दिया है, नर्तकी की मूर्ति, वो भी कांसे का, उसको कांसे का मूर्ति रखा है। तो ये घर को सजाने के लिए रख दिया, क्योंकि बड़ा आदमी है तो इसको घर को सजाने के लिए अलग अलग चीज़ चाहिए। तो सजावट के सामान बहुत मिलेंगे अमीर आदमी के लोगों के पास, तो ये भी अमीर है तो सजावट का सामान ले आया, नर्तकी की मूर्ति कांसे की। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिल गया मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। अब आगे बात करते हैं, तो जो मोहन है वो बड़ा नागार बनाया, बड़ा स्नानागार बनाया, पैसे भी बहुत हैं, घर को डिजाइनिंग के लिए अलग अलग तरीके के सामान है उसके पास, जिसमें से उसके पास एक मिल गया नर्तकी की मूर्ति कांस्य की। तो अब जो आर्य लोग थे इसका दुश्मन हो गए। ठीक है, बोले इतना अमीर है इसको छोड़ेंगे नहीं, बहुत पैसा होगा, इसको लूट लेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको लूट लेंगे। तो आर्य लोगों ने क्या किया, आक्रमण कर दिया इस पे। किस पे, मोहन पे। मोहन पे आर्य लोगों ने आक्रमण कर दिया। बहुत बनता है, बड़ा आदमी, दिखा रहा है मेरे पास बहुत पैसा है, तो क्या किया, इस पे आक्रमण कर दिया। अब मोहन का तो हालत खराब हो गया, अरे बाबा अब तो मेरा जान खतरे में। अमीर है लेकिन बोका क्या किया, अपना सेफ्टी कुछ रखा नहीं, गार्ड वगैरह रखना चाहिए था ना, गार्ड नहीं रखा, रहीसी दिखा रहा था। अब क्या होगा, तब वो भागा, दौड़ा 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 दौड़ा। अब आर्य लोग आक्रमण कर दिया तो कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको एक पुजारी बाबा मिल गए। क्या मिल गया, पुजारी बाबा, बाबा बाबा हमको बचा लीजिए, बाबा हमको बचा लीजिए, बचा लीजिए, हमको जान से मार देगा, बाबा हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। और क्या किया, पुजारी को हाथ जोड़ के, मोहन ने पुजारी को हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हमको बचा लीजिए बाबा, आज मेरा तो खैर नहीं है बाबा, आर्य लोग आज को टपका ही देंगे। तो यहाँ से हमें मिल गया आर्यों का आक्रमण,
मोहनजोदड़ो से। और दाढ़ी वाला पुजारी मोहनजोदड़ो। आर्य आक्रमण किस पे किए? मोहन पे। बहुत रईस बनता था। पूजा दाढ़ी वाले पुजारी को प्रणाम कर रहा, हमको बचा लीजिए। तो रईस क्यों बन रहा था? दिखा रहा था पैसा बहुत है, बड़ा बड़ा चीज बना के रखा था, बड़ा दिखा रहा था। तब बच्चों आर्य लोग आक्रमण किए, तो कौन बचाएगा? पुजारी बाबा बचा लीजिए। तो दाढ़ी वाला पुजारी मोहनजोदड़ो। मोहन ने हाथ जोड़ा किसको? दाढ़ी वाले पुजारी को। अब पुजारी क्या कर पाएगा बेचारा, कहाँ से बचा पाएगा? आर्य लोग आए, दे दिए, पूरा धून दिया उसको। मोहन को पूरा एकदम कूच के एकदम उसको रख दिया पूरी तरीके से। तो अब मोहन का वहीं पे हो गया राम नाम सत्य, सब उसका रईसी खत्म। अब मोहन मर गया, आर्य उसको टपका दिए, सारा धन वगैरह उसका लूट लट के चल दिए। ठीक है, सारा धन खत्म, आर्य भी चल दिए और मोहन का भी राम नाम सत्य ऊपर पहुंच गया। अब मोहन गया मर। अब मोहन क्या है? एक हिंदू नाम, हिंदू नाम है। अब मोहन मर गया तो उसका अंतिम संस्कार तो होगा ना। तो वो क्या किया, लास्ट में वहीं गांव के लोग, जो गांव वगैरह के लोग होंगे उसके, तो उसके शव को जला दिया। तो शव जलाने का साक्ष्य में कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। मोहन के शव को जला दिया, मर गया बेचारा, क्या करेगा, तो जला दिया उसके शव को। तो शव जलाने के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट नगर है हड़प्पा। हड़प्पा की बात करते हैं। तो हड़प्पा से में क्या क्या मिले हैं? पत्थर की नर्तकी की मूर्ति मिली है, शव दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, R37 कब्रिस्तान जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान था वहां से मिला है, एक श्रृंगी पशु वाली मुहर मिली है, एक सिंह वाले पशु वाली मुहर मिली है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। अब आगे बात करें हड़प्पा की। तो हड़प्पा में जो वर्ड है हड़पना, हड़पना। अब आदमी क्या करता है? हड़पने का बहुत प्रयास करते हैं कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ है एक आदमी के पास पत्थर की नर्तकी की मूर्ति है। बेचारा उसको अपना सामान हड़प जाने का इतना डर था कि वह बढ़िया चीज कुछ रखा ही नहीं। नर्तकी की मूर्ति भी रखा था पत्थर का, मोहन रखा था कांसे का, सब ले डूबा। ये रखा है पत्थर का, जाओ हड़पो, क्या ले जाएगा? पत्थर में ले जाएगा, पत्थर ही ले जाओगे, ले जाओ, जाओ जाओ ले जाओ। तो पत्थर की नर्तकी, कोई नहीं मुंह हड़पेगा इसको, पत्थर का है। तो पत्थर की नर्तकी से याद रह जाएगा हड़प्पा मिला, क्योंकि यहाँ हड़पने का खतरा ज्यादा है इस चीज में, इसलिए पत्थर की मूर्ति मिल गई और किसी और चीज नहीं मिली। पत्थर को कौन छुएगा? नहीं कोई छुएगा, पत्थर की मूर्ति तो छोटा मोटा सामान होता है। आगे बात करें, अब एक चीज और, अब जो आदमी हड़पता है, ठीक है, तो हड़पता है तो उसको बच के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हड़पना पाप करता है। किसी को जल्दी हड़पना नहीं चाहिए। अगर तुम किसी को हड़पोगे ना तो तुमको ना ऊपर वाला सीधे जमीन में ही दफनाएगा। क्या करेगा? जमीन में ही दफनाएगा। किसी को तुम अगर तकलीफ दोगे, परेशान करो, किसी के धन दौलत को जबरदस्ती हड़प लोगे, किसी के धन दौलत को आप अपने कब्जे में कर लोगे हड़प के, तो क्या होगा? भगवान जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको जमीन में दफन करेंगे। क्या करेंगे? जमीन में दफन करेंगे। ऐसा सजा देंगे ना कि जमीन में दफन हो जाएगा। तो शव दफनाने के साक्ष्य हमको हड़प्पा से मिलते हैं। अगर कोई आदमी किसी का हड़पता है कोई भी चीज, तो उसको भगवान जमीन में दफनाते हैं। क्या करते हैं? उसको सजा जमीन में दफनाने का देते हैं। तो शव दफनाने के साक्ष्य हड़प्पा से। अब शव दफन, अब लाश हड़प्पा से हमको देख रहे हैं कि शव दफनाने के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं, तो जाहिर सी बात है जो कब्रिस्तान जो सबसे बड़ा होगा वो हड़प्पा से मिलेंगे। तो R37 नाम का कब्रिस्तान है, वहाँ कब्रिस्तान होते थे R1 R2 R3 इस टाइप का। तो जो R37 वो सबसे बड़ा कब्रिस्तान था, हड़प्पा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था। अब आगे बात करते हैं एक सींग वाले पशु की मुहर। तो हड़प्पा से हमें एक सींग वाले पशु की मुहर भी मिली है। हड़प्पा से क्या मिली है? एक सींग वाले पशु की मुहर। अब एक पशु है, पशु की बात करते हैं। तो जो पशु है, ठीक है, उसका सींग बहुत महंगा था। एक पशु था, अलग किस्म का था, थोड़ा अलग टाइप का जानवर था, जल्दी मिलता नहीं है, तो उसका सींग बहुत ही महंगा था। ठीक है, सींग बहुत महंगा था, बहुत महंगे में बिकता था। तो क्या किया, वो पशु को देखा तो कुछ लोग तो क्या लोग होते हैं लालची, कुछ लोग क्या किए, अरे रे 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 बहुत सुंदर पशु लग रहा है भाई, क्या करें इसको, क्या करें, इसका सींग भी बहुत सुंदर है, बहुत महंगा बिकता होगा, चल इसके सींग को पार कर देते हैं, है ना। अब पशु के पीछे लग गया। आदमी किसी को छोड़ता थोड़ी, आदमी अपने आप को नहीं छोड़ता है, तो पशु के पीछे लग गया। अब पशु के पीछे लगा कूद रहा, पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया। उसके बाद उसका सींग को क्या किया, काट दिया। 2 सींग थे उसके पास, बेचारे के पास। एक सींग को काटा, जैसे दूसरा सींग काटने वाला था, दिया हुमच के जो पशु था ना, एकदम दिया खींच के उसको जोर का लगा और पशु भाग गया। तो एक ही सींग को हड़प पाया पशु के पास से, एक सींग को क्या किया, हड़प पाया। तो यहां से हो गया एक सींग वाले पशु की मुहर हड़प्पा से। क्या, एक सींग वाले पशु की मुहर हड़प्पा से, एक सींग को हड़प पाया, एक सींग को काट लिया, उसके बाद दूसरा सींग का पारी आया तो दे दिया खाने पीने भर उसको बढ़िया से, तो उसके बाद वो निकल दिया जानवर।
तो उसके पास एक ही सींग बच गया। तो एक सींग वाले पशु की मोहर हमें कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। एक सींग वाले पशु की मोहर कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। अगर आगे बात करते हैं मातृ देवी की प्रतिमा, मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली? हड़प्पा से। अब किसी से कोई चीज़ हड़पने लगता है, ठीक है, तो उसके पास भगवान का ही सहारा रहता है माँ मेरी रक्षा करो, ये तो सारा चीज़ मेरा हड़प ले रहा है, कैसे अब हम बचें, कैसे क्या करें, माँ कुछ तो दया कीजिए। तो मातृ देवी की प्रतिमा हड़प्पा से, हड़प्पा से किसी का कोई सामान हड़पा जा रहा है तो क्या करेगा? मातृ देवी माँ को याद करेगा, है माँ कुछ तो मदद कीजिए। तो मातृ देवी की प्रतिमा हड़प्पा से मिलती है। तो इस तरीके से हमने हड़प्पा को भी देख लिया। अब आगे बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा से हमें क्या क्या मिले? जूता हुआ खेत मिला है, अग्निकुंड मिला है, चूड़ी कारखाना मिला है, युग्म समाधि मिला है और अलंकृत ईंटें मिला है। कालीबंगा से बात करें तो यहाँ से जूता हुआ खेत कैसे याद रखें? काली मिट्टी, जूता हुआ खेत, खेत को जोत दिए। खेत का मिट्टी कैसा है? काली मिट्टी है। खेत का मिट्टी कैसा है? काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी वाले खेत को जोत दिए, तो जूता हुआ खेत का साक्ष्य काली मिट्टी से। अग्निकुंड, अब माँ काली, माँ काली, माँ काली को मनाना इतना आसान नहीं होता, बहुत भक्ति करना पड़ेगा, बहुत पूजा करना पड़ेगा, पूरे तरह से एकदम बहुत अच्छा से उपवास वगैरह करके बड़ा सा अग्निकुंड में हवन करना पड़ेगा, तब माँ काली को खुश कर सकते हैं आप। तो अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा, अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा। काली माँ की पूजा के लिए बड़ा अग्निकुंड चाहिए, पूरा हवन वगैरह अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी आप काली माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद पा सकते हैं। तो काली माँ, कालीबंगा, अग्निकुंड। नेक्स्ट है चूड़ी कारखाना, चूड़ी कारखाना। अब कालीबंगा में हमें बंगा मतलब बैंगल, बैंगल का साउंड आता है, बैंगल मीन्स होता है चूड़ी, तो चूड़ी कारखाना, चूड़ी से कालीबंगा हो जाए, आसानी से याद हो जाएगा कि कालीबंगा चूड़ी कारखाना, कालीबंगा चूड़ी कारखाना, बैंगल चूड़ी कारखाना। नेक्स्ट बात करते हैं युग्म समाधि। कालीबंगा से हमें युग्म की समाधि मिलती है, ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद हो जाएगा, युग्म समाधि कालीबंगा। आगे बात करते हैं अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट। अब कालीबंगा जो बैंगल, कालीबंगा से हमें बैंगल मिलते हैं, चूड़ी मिलते हैं, चूड़ी भी डिजाइनिंग वाले होते हैं, बहुत सारे डिजाइन। तो जो भी डिजाइनिंग की चीज़ें हैं, जब इनके नाम में ही डिजाइनिंग वाली चीज़ें मिलती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई भी चीज़ डिजाइनिंग में मिलेंगे। तो यहाँ पे ईंट जो मिले वो मिले किसे? डिजाइन वाले, अलंकृत ईंट। और जो सबसे बड़ा ईंट कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो, पगलक पास से। उस तरीके से जो अलंकृत ईंट है वो हमें कहाँ से मिले? कालीबंगा से, क्योंकि इसके नाम में ही डिजाइन वाली बात है, क्योंकि चूड़ी जो होती है डिजाइन की होती है। आदमी ऐसे भी सिंपल चूड़ी भी होती है, लेकिन ज़्यादातर एक डिजाइन वाले चूड़ी भी बनते हैं, तो डिजाइन से हमें याद रह जाएगा कि डिजाइन वाले ईंट कालीबंगा से मिलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं सुरकोटदा की, जो गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं और ऊंट के साक्ष्य मिले हैं। इसे कैसे याद रखें? सुरकोटदा, सुरकोटदा में हमें सुर वर्ड मिलता है, सुर से सूरवीर। सूरवीर लोग क्या करते हैं? तो सूरवीर लोग क्या रखते हैं? घोड़े रखते हैं। सूरवीर लोग क्या रखते हैं? घोड़े रखते हैं। हम लोग जैसे आम लोग थोड़ी रखेंगे घोड़े, क्या करेंगे घोड़े को? सूरवीर जो होते थे, बहादुर योद्धा सब, वे लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे, घोड़े से लड़ाइयाँ लड़ते थे। तो सूरवीर घोड़े के साक्ष्य, सूरवीर घोड़े के साक्ष्य। अब सूरवीर लोग ही ऊँट को भी रखेंगे, घोड़े ऊँट ये सब रखने का काम कौन करेंगे? सूरवीर लोग ही करेंगे, हम लोग थोड़ी करेंगे। तो सूरवीर से आप घोड़े को याद रख सकते हैं और ऊँट को याद रख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, अगला है लोथल, गुजरात। लोथल भी गुजरात में है, हम लोग जानते हैं। तो लोथल से हमें क्या क्या मिले हैं? बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जिसे सिंधु घाटी का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। फारस ईरान की मोहरें मिले हैं, मम्मी के प्रमाण मिले हैं, और क्या मिले हैं? हाथी के दांत मिले हैं, धान और घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, युग्म समाधियाँ मिली हैं। अब हम लोथल को कैसे याद रखेंगे? तो लोथल को याद रखने के लिए बंदरगाह को ले लेंगे। लोथल में क्या मिला है? बंदरगाह, जिसे सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहते हैं। अब लोथल में बंदरगाह देखने को मिला। बंदरगाह का मतलब क्या हुआ? कि यहाँ व्यापार होते होंगे, ट्रेड होते होंगे। अब ट्रेड होते होंगे तो यहाँ विदेशों से लोग आते होंगे, तो फारस ईरान की मोहरें यहाँ देखने को मिलती हैं। अब विदेशों से लोग आते हैं, यानी फारस के लोग यहाँ आए होंगे व्यापार के लिए। अब फारस के लोग यहाँ आए तो वे अपने साथ क्या लेके आए? यहाँ अपने मोहरे लेके आए। तो फारस की मोहरें कहाँ से मिली? लोथल से मिल गई। आगे बात करते हैं मम्मी के प्रमाण। तो मम्मी के प्रमाण, मम्मी जो है ये मिस्र सभ्यता से संबंधित है। मिस्र के लोग जब मर जाते थे तो वहाँ के लोगों का मानना था कि मरे हुए लोगों में उनकी आत्माएं पुनः प्रवेश करती थी, पुनः आती थी। वे लाशों को क्या करते थे? मसाला वगैरह लगा के पट्टी बांध देते थे पूरी तरीके से और पैक कर देते थे, उसी को बोलते थे मम्मी। तो वहाँ की संस्कृति यहाँ देखने को मिलती है। तो हो सकता है मिस्र के लोग भी आते होंगे व्यापार करने, क्योंकि यहाँ बंदरगाह मिला लोथल में, तो व्यापार के लिए यहाँ आ गए। यहाँ आ गए तो अपनी संस्कृति को भी लेते आए। अब यहाँ के लोग भी वहाँ की संस्कृति को अपना लें, तो इसलिए यहाँ से मम्मी के प्रमाण मिले हैं लोथल से। अब आगे बात करते हैं, तो लोथल से हमें हाथी के दांत मिले हैं। अब यहाँ बंदरगाह है, यहाँ व्यापार हो रहा है,
तो विदेशों से सामान आते होंगे, भारी भारी सामान, तो इसे उठाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इसे हाथी से उठवाया जाता होगा। तो हम याद रख सकते हैं कि बंदरगाह में सामान आते हैं तो उसे किससे उठाते हैं, हाथी के द्वारा उठाया जाता है। तो हाथी के दांत कहाँ से मिले, लोथल से मिले। हमें धान और घोड़े के साथ मिले हैं लोथल से। धान, अब लोथल में थल है, धान कहाँ उगाएंगे, जमीन में, थल में, खेत में, खेत कहाँ, थल में, जमीन में धान की खेती होगी। तो थल से हम धान की खेती, धान को याद रख लेंगे कि धान, थल, जमीन में इसका उगाया जाता है, तो लोथल से धान याद रह जाएगा। घोड़े के साथ, अब घोड़े के साथ हमें कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है, और कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो सूरवीर घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। घोड़े बहुत तेज भागते हैं, तेज भागते कहाँ पे, थल में, थल, लोथल, घोड़े तेज भागते हैं थल में, थल, लोथल में घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। लोथल घोड़े कैसे थे, जो सूरवीर यूज करते थे, काले रंग के, यानी कालीबंगा से भी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ से हमें युग्म समाधियाँ मिली हैं। अब बात करें तो हमें कालीबंगा से भी युग्म समाधियाँ मिली है। अब कालीबंगा से युग्म समाधि मिली तो याद कैसे रख सकते हैं, तो काली माँ को ज़्यादातर कौन पूजा करते हैं, राक्षस वगैरह लोग पूजा करते हैं। मूवी वगैरह जब देखते होंगे आप लोग, देखते होंगे काली माँ की पूजा कर रहा है, एकदम अपना तंत्र मंत्र विद्या लगा दिया है, कब्रिस्तान वगैरह में जहाँ एकदम लाश वगैरह रहते हैं वहाँ पर पूजा कर रहा है अपना सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। तो हमें काली माँ से याद रह जाएगा कि लाश, युग्म समाधियाँ, मतलब समाधि, युग्म समाधियाँ कालीबंगा से मिले हैं। और हमें लोथल से भी युग्म समाधि मिले। अब समाधि क्या ऊपर में रहेंगे, समाधि तो नीचे रहते हैं, थल पे, कहाँ पे रहते हैं, थल पे, तो लोथल से युग्म समाधि, लोथल, थल से युग्म समाधि, कालीबंगा, युग्म समाधि, यानी काली माँ की पूजा के लिए पूजा लोग करते हैं समाधियों के आसपास में जो रहते हैं राक्षस वगैरह लोग, वे लोग, तो वहां से भी याद रह जाएगा हमें युग्म समाधि। अब अगला है मनके बनाने का कारखाना, तो लोथल से हमें मनके बनाने का कारखाना भी मिलता है। अब आगे बात करते हैं, अगला है धौलावीरा। धौलावीरा से हमें बांध और जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। अब धौलावीरा में क्या है, धोना, किससे धोएंगे, पानी से, पानी नहीं रहेगा तो कैसे धोएंगे, तो पानी से धोएंगे। पानी हमें कहाँ मिलेंगे, बांध में मिलेंगे, जलाशय में मिलेंगे। तो हमें धौलावीरा को धोने से याद रखेंगे कि धोएंगे पानी से, पानी हमें बांध और जलाशय में मिलेंगे, तो बांध और जलाशय याद रहेगा धौलावीरा। अब अगला क्या है, रोपड़। रोपड़ में हमें नवपाषाण, ताम्रपाषाण, सिंधु तीनों सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं रोपड़ में। तो अब हम इसे कैसे याद रखें कि सर नवपाषाण, अगर एग्जाम पास करना है ना बाबू, तो नवपाषाण भी पढ़ना पड़ेगा, ताम्रपाषाण भी पढ़ना पड़ेगा और सिंधु सभ्यता भी पढ़ना पड़ेगा। ये तीनों टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे तभी एग्जाम पास करोगे। अब स्टूडेंट का हालत खराब, बाप रे बाप, इतना पढ़ेंगे तब एग्जाम पास हो पाएंगे। एकदम वो तो रो पड़ा, इतना सुन के रो पड़ा कि हमें एक टॉपिक पढ़ने से नहीं होगा, नवपाषाण भी पढ़ना पड़ेगा, ताम्रपाषाण भी पढ़ना पड़ेगा, सिंधु सभ्यता भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए रो पड़ा। तो रोपड़ से हम याद रख सकते हैं नवपाषाण, ताम्रपाषाण और सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि उसे ताम्रपाषाण भी पढ़ना है, नवपाषाण भी पढ़ना है और सिंधु सभ्यता भी पढ़ना है। तो वह रो पड़ा, हमें कितना पढ़ना पड़ेगा बाप रे एग्जाम पास करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के साइट और एविडेंस को देख लिया ट्रिक के माध्यम से, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको इससे मदद मिलेगी साइट और एविडेंस को याद रखने में। अब हम लोग इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन इतिहास का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। जब भी एग्जाम में सवाल बनते हैं, अधिकतर सवाल सिंधु घाटी सभ्यता से बनते हैं। 80% सवाल सिंधु घाटी सभ्यता से ही पूछे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसे हमें याद रखना है अच्छे तरीके से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समापन के साथ आज की क्लास का भी समापन होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वैदिक काल को पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।